मुझे लगता नहीं है कि यहाँ थर्ड फ्रंट का सिलसिला कुछ बनेगा। हाँ, बार्गेनिंग वाली स्थिति में होंगे। यहाँ राजस्थान का दलित वोटर है जो बीएसपी से जुड़ा हुआ है, वो बीएसपी के साथ ही रहेगा। हनुमान बेनीवाल या चंद्रशेखर हैं, ये अपने अगर करिश्मा से कुछ वोट जोड़ सके तो वहाँ ये प्ले कर सकते हैं। उनका यहाँ आना ये सिर्फ राजनीति के अंदर एक तरीके से चांस लेने वाली बात है। अच्छा ये आ जाए, वो आ जाए, अच्छा ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, जुगाड़ हो जाए। नमस्कार, 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं नवीन जायसवाल। राजस्थान में इन दिनों नामांकन का काम शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों टिकट पर माथापच्ची कर रहे हैं, जो टिकट उनके बचे हुए हैं। कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, सीईसी की बैठक चल रही है और लगातार टिकटों की बात हो रही है। इस बीच में बगावत भी सामने आ रही है, जिन्हें टिकट नहीं मिले हैं। बगावत बीजेपी में ज़्यादा है कांग्रेस के मुकाबले। दोनों पार्टियों में उठापटक की खबरें आ रही है, लेकिन उसके अलावा कुछ और दल भी हैं जो चुनाव के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है, क्या तैयारी है और क्या संभावना है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ राजस्थान के 4 वरिष्ठ पत्रकार हैं जो राजस्थान की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, पकड़ रखते हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूँ। अविनाश कल्ला जी है मेरे साथ में। अविनाश जी ब्लॉगर हैं, चुनाव कवर करते करते अमेरिका तक जा चुके हैं। ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं और राजनीतिक हलकों में एक्टिव रहते हैं। राजीव जैन साहब हैं, जनसत्ता के ब्यूरो चीफ है। लंबे समय से, शायद 4 दशकों से, 35 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, राजस्थान में ही पत्रकारिता कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं राजस्थान पे। साथ में ओम सैनी जी है, पिछले 5 दशकों से राजस्थान में पत्रकारिता की एक रग से वाकिफ़ है, राजनीति की रग से वाकिफ़ हैं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करनी हो, किसी भी कास्ट की बात करनी हो, दल की बात करनी हो, ओम सैनी जी से समझा जा सकता है। साथ में कमल टाक जी हैं, एडीआर से चुनाव के सुधार पे, रिफॉर्म पे बात करते हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं। पूरे राजस्थान पर उनकी नज़र रहती है, कास्ट पॉलिटिक्स पर उनकी नज़र रहती है। आप लोगों से बात करेंगे। शुरुआत करता हूं मैं ओम सैनी जी से। ओम सैनी जी, भाजपा और कांग्रेस की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन थर्ड फ्रंट कहां पर, किस स्थिति में राजस्थान में अभी? देखिए, बड़ी चर्चा थी कि थर्ड फ्रंट बनेगा और लेकिन वो सीमित हो गया सिर्फ हनुमान बेनीवाल और वो जो आज़ाद वाली पार्टी है उसके साथ में। अब वो अपना थर्ड फ्रंट उसे बता रहे हैं कि साहब वो बनेगा और उसमें कुछ टिकट वगैरह भी दिए हैं, लेकिन वो दम नज़र नहीं आता जो थर्ड फ्रंट में होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि विकल्प, कांग्रेस का विकल्प है या बीजेपी का विकल्प है, जो भी शासन में आएगा उसका विकल्प है। ऐसी स्थितियां भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जो कुछ हलचल नज़र आती है, बीएसपी कहीं उस तरीके से नज़र नहीं आती। आप पार्टी का घोषणाएं हैं, लेकिन उस तरीके से भी नज़र नहीं आई। घोषणा की भाई इतने लोग लड़ेंगे, पहले 50 पे हो रहे थे, फिर 200 की बात कर रहे हैं। देखना होगा कि अब कितने मैदान में रहते हैं। बाकी जो ट्राइबल एरिया का सिलसिला है, मेवाड़ का बांसवाड़ा वाला इलाका, उसमें बीटीएस और वो आदिवासी पार्टी खड़ी हो रही है। अभी उसके भी अभी कुछ साफ संकेत नहीं है। वो ज़्यादा इसके डेटाज तो हमारे साथ में डाटा मास्टर हैं अविनाश कल्ला जी, वो बता दें कि क्या उनका सिलसिला है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ थर्ड फ्रंट का सिलसिला कुछ बनेगा। हाँ, बार्गेनिंग वाली स्थिति में होंगे। नागौर ज़िले में, नागौर का जो मेरवाड़ा कहलाता है, मारवाड़ नहीं मेरवाड़ा, और शायद थोड़ा सा रायसी नगर वगैरह की तरफ भी कुछ जो गंगानगर का इलाका है, उसे बीकानेर से जुड़ा हुआ, उसमें कुछ हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा दमखम नज़र नहीं आ रहा। हमें लग रहा है चूँकि हम कि शायद तीसरा फ्रंट बन जाए, लेकिन सीपीएम ने अपने 17 लोगों को खड़ा कर दिया। सुना था कि वो इंडिया का ध्यान में रखते हुए खड़े नहीं करेंगे, लेकिन वो तो मैदान में है। और ऐसी दोस्ताना लड़ाई हो जाए, कोई दिक्कत भी नहीं है। मुझे भी लगता है कि अगर ऐसे फ्रंट बनते हैं और उसमें दोस्ताना युद्ध हो रहा हो तो उससे पता लग जाएगा किस में कितना दम है। तो बस अभी हलचल चल रही है। अभी ऐसा नहीं है कि कोई विकल्प बनने का सिलसिला सामने नज़र आ रहा हो और हम आपको पेश कर देंगे साहब देखिए हनुमान बेनीवाल साहब और आज़ाद साहब ने ये करिश्मा दिखाया। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद, रावण, भीम आर्मी के,
ये दोनों कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं। हनुमान बेनीवाल का जो कोर वोटर है वो जाट है और चंद्रशेखर दलितों की बात करते, तो ये कॉम्बिनेशन पहले कभी हुआ है, क्या सक्सेस हो सकेगा? देखिए ये कम्बिनेशन तो मैं कुंभाराम चौधरी के वक्त में देखा कि जितना भी दलित वोटर था मारवाड़ का वो उनके साथ में जुट जाता, ख़ासतौर से जो मेघवाल और ये सारे कम्युनिटी के लोग हैं। और जो उनके खेत के पास में जो एक साहब थे उनको तो शायद उन्होंने एमपी भी बनाया, बारूपाल, और उसका वो ख़ानदान राजनीति में बड़ा सक्रिय है। तो ये रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने जागीरदारों से और राजाओं से मुक्ति पाई उसके बाद में खेतिहर जातियों का जो एक गोलबंदी हुई, वो उस गोलबंदी में दलित बहुत तेज़ी के साथ में उन खेतिहर जातियों के साथ में जुड़ रहे थे जो जागीरदारों से मुकाबला करके और अपना अस्तित्व जिन्होंने बनाया। वो अभी ऐसा सिलसिला नहीं है। बीएसपी अब वो विभाजन हुआ तो बीएसपी एक तरफ नज़र आती है। ये बीएसपी का एक अपना एरिया जो धौलपुर और उसके आसपास में जो 5-6 टिकट देते हैं वो आता है। लेकिन रावण का ये जो नया आपने बताया, ये जो दोनों मिलके करने की बात कर रहे हैं, मुझे अभी तक कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये कुछ कर पाएंगे। ये जो स्थापित पार्टियां हैं ये अपने आप में देखिए फाइनेंसेस भी चाहिए, साथ साथ में आपको मैन पावर भी चाहिए और आपके तिकड़म भी चाहिए। वो सारी चीज़ें इनमें अभी उतनी है नहीं। बड़े साफ साफ नज़र आते हैं, जो समर्थन कर रहे हैं वो भी साफ नज़र आ रहे हैं, जो विरोध का सिलसिला कर रहे हैं वो भी साफ नज़र आ रहे हैं। तो अभी उनको कुछ दिया नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है थर्ड फ्रंट वही है, अभी तक और कोई शेप हुई नहीं है। राजीव जैन साहब, एएसपी जो चंद्रशेखर की पार्टी है आरएलपी से समझौता करके पूरे 200 सीटों पर राजस्थान में लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या बसपा के वोट बैंक पर नज़र है, उसी की जगह स्पेस बनाएंगे एएसपी? देखिए बिल्कुल एएसपी का वही बसपा वाला बेस है, लेकिन जो यहाँ राजस्थान का दलित वोटर है जो बीएसपी से जुड़ा हुआ है वो बीएसपी के साथ ही रहेगा। चंद्रशेखर ने अभी इतना ग्राउंड उनकी पार्टी ने यहाँ नहीं बनाया जिससे ये कहा जा सके कि जो दलित वोटर है, जो मायावती के साथ रहने वाला वोटर था, वो कहीं छिटक के चंद्रशेखर वाली पार्टी के साथ जाए। उन्होंने एक आरएलपी को जरूर साथ लिया है। आरएलपी भी इतना कुछ खास कर पाएगी ये तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो एक युवाओं की पार्टी है, वो एक वर्ग विशेष के युवाओं को आकर्षित करती है। तो लेकिन जब चुनाव आएगा, जैसे जैसे चुनाव मतदान नज़दीक आएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें भी विभाजन होगा आरएलपी में भी। तो वो जो उसका समझदार वोटर है या जो 50 साल से ऊपर वाला वोटर है वो कहीं छिटकेगा उससे। और वो जो स्थापित पार्टियां जैसे ओम जी भाई साहब ने कहा, तो कांग्रेस या भाजपा की तरफ ही जाएगा, क्योंकि वो अवसरवादी टाइप के लोग भी उसमें काफ़ी हैं। तो उनको जहाँ सत्ता आती दिखेगी उस पार्टी के साथ वो जुड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, जो मेरा ये मानना है। जो राजस्थान में पिछले कुछ समय में कुछ जातीय हिंसा की घटनाएं, जैसे अभी कुचावन में 3 युवकों को उछलने का मामला हुआ था, डांगावास हुआ था, उसके बाद आपको लगता है कि चंद्रशेखर आरएलपी के साथ आए या आरएलपी को जरूरत थी चंद्रशेखर की? देखिए इसमें दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। हनुमान बेनीवाल तो जो दूसरी पार्टियां स्थापित पार्टियां कांग्रेस या बीजेपी, उनके साथ कहीं ना कहीं उनका अंदर खाने बातचीत भी चल रही थी। जैसे समाचारों में भी कई बार आया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उन पर डोरे डाल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आरएलपी और एएसपी जो मिलके जो लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जो आपने पुरानी घटनाएं जिक्र की उनका कोई असर होगा या वो उस वर्ग दलित समुदाय उनसे जुड़ जाएगा। वो भी उसमें भी राजनीतिक चेतना बहुत जागृत हो चुकी है। वो समुदाय भी इस तरीके की पार्टियों के बीच में जाना नहीं चाहेगा कि जो मूल पार्टियों में ही अपनी जगह देखना चाहेगा। अविनाश कल्ला जी, तीसरी ताकत की जब भी बात होती है, कुछ पार्टियों की बात होती है, तो किरोड़ी लाल मीणा भी कभी भाजपा से बाहर गए थे, तो उन्होंने भी कास्ट पॉलिटिक्स की थी। हनुमान बेनीवाल भाजपा से बाहर आए, वो भी कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और अब चंद्रशेखर को जोड़ रहे हैं कास्ट पॉलिटिक्स से। तो तीसरी ताकत क्या एक कास्ट पॉलिटिक्स के भरोसे हो गई राजस्थान में? देखिए, ये जो तीसरी की हम बात करते हैं, राजस्थान की पूरी पॉलिटिक्स का जो एक ब्यूटी है वो ये है कि हम बाइपोलर हैं, पर हमारे यहाँ कुछ एरियाज़ में लोग अपनी इंडिविजुअलिटी, कास्ट और इन लाइंस पे वोट ले जाते हैं। तो ये जो तीसरे घटक की बात चलती है, 10 से 15% वोट बैंक इनके पास जाता ही जाता है। जब भाजपा 163 का बहुमत लाई थी, तब भी 16 लोग ऐसे थे जो निर्दलीय या छोटे दलों से आते थे। तो इनकी संरचना इतनी ही है, ये बिल्कुल एरिया स्पेसिफिक होते हैं। अभी इनमें कोई भी पैन स्टेट विजन जैसी कोई बात नहीं है। तो ये छोटे एरियाज़ में पॉकेट में अपना स्थापित दिखाएगी। और जिस तरह से रिबेलियन दिख रहा है, तो आने वाली लिस्टों में हो सकता है लोग
छिटकें, अपना एक वोट बैंक रखें और हनुमान बेनीवाल या चंद्रशेखर है, ये अपने अगर करिश्मा से कुछ वोट जोड़ सके तो वहाँ ये प्ले कर सकते हैं। ये विनिंग नहीं होंगे पर ये विन और लॉस में फैक्टर बड़ा होंगे। उदाहरण के तौर पे आप आरएलपी जिसकी बात कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा की पॉलिटिक्स आपने उनका भी जिक्र किया, उन्होंने भी पार्टी बनाई, सस्टेन नहीं कर पाए। हनुमान बेनीवाल के लिए भी चैलेंज है ये इलेक्शन की, क्या वो मोमेंटम सस्टेन कर पाएंगे। पिछली बार 58 सीटों पे लड़े थे, 3 जीती, 2 पे दूसरे नंबर और बाकी पीछे रहे। पर 23 सीटें ऐसी थी जहां उन्होंने हार और जीत में फ़र्क रखा। 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने इफेक्ट करी और 6 कांग्रेस की। तो मुझे संरचना तीसरे मोर्चे की बनती नहीं दिख रही है। और इन 2 पार्टियों को क्यों, एक नेशनल पार्टी, आम आदमी पार्टी भी आई, शुरुआत बहुत अच्छी करी पंजाब की विक्ट्री के बाद, वो सेकंड टाइम जब उन्होंने किया, पर उनके भी कुछ आंतरिक इश्यूज ऐसे थे कि जब उनके भी दिल्ली से लोग आए तो जो राजस्थान की संरचना थी उसको वो समझ नहीं पाए। तो हमारी तासीर 2 पार्टियों की ही है, पर हाँ, हम रिबेलियंस को एक्सेप्ट करते हैं कि ये बागी है, इसमें एक बागी का तेवर है, तो उन क्षेत्रों में उनका प्रभाव रहता है। तो तीसरा फ्रंट आता हुआ अभी मुझे नहीं दिखाई देता। हाँ, पर ये पार्टियां इफेक्ट कर सकती है विन और लॉस। चंद्रशेखर किसका स्पेस बनाएंगे, कम करेंगे, बसपा का या कोई अपने लिए नया स्पेस तलाशेंगे? देखिए, बसपा वाला वोट बैंक ही उनका वोट बैंक है और चंद्रशेखर अभी जो ये मीडिया और सोशल मीडिया फ्रेंजी हुई है जिसमें लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, ये उनकी पहली टेस्टिंग होगी ग्राउंड पे। हनुमान बेनीवाल को हम कितना भी वो कह दें कि एक जाति विशेष या एक उम्र विशेष है, उन्होंने अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो पिछले इलेक्शन में प्रूव करी। बाई इलेक्शंस में भी उनके वोट स्ट्रांग रहे और वो जो भाषणों से इतर, अगर आप हनुमान बेनीवाल देखो, वो एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है। उन्होंने हर कास्ट के लोगों को वोट देते हैं और अपनी कास्ट का कितना स्विंग करवा जाते हैं वो उसमें ऐड करते हैं। तो उनके लिए भी एक डिसाइसिव इलेक्शन है। चंद्रशेखर, मैं अभी कहूँगा, एक मीडिया क्रिएशन है, ग्राउंड पे कितना प्रूव करते हैं ये 3 तारीख को पता पड़ेगा। कमल जी, आप पूरे राजस्थान में घूमते हैं, एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए हैं, कास्ट के जो मामले होते हैं वो भी देखते हैं। क्या लगता है आपको, जो बेनीवाल का, आरएलपी का और एसपी का जो गठबंधन है, फिजिबल है सामाजिक स्थिति को देखते हुए? देखिए, कोशिशें तो सबकी है और जिस तरीके से अपनी जाति के वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम इस कॉम्बिनेशन से अपनी नैया पार कर लेंगे, परंतु इन सब के साथ उनको ऐसी कोई चीज़ भी जनता को बतानी होगी जो इसके इतर होगी, क्योंकि जाति के बिसात पर तो सभी अपने अपने पासे फेंक रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी भी अपनी तरफ से उन्हीं तरह के कैंडिडेट को रख रही है जिसका जहाँ पर बोलबाला है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास वो वाला तुरुप का पत्ता नहीं है। अब बात ये आती है कि उनमें से वास्तव में कौन देने वाला है। आज जनता काफ़ी स्मार्ट हो गई, सेम टाइम पे वो सेंटर में अलग को चुनती है, स्टेट में अलग को चुनती है। तो ऐसे हालात में सिर्फ आप अपने जाति के आधार पर ही उसकी जीत को मुकम्मल कर पाएंगे, ये मुश्किल लगता है। और आज के समय में जनता को भी दिख रहा है कि कौन कुछ देने की स्थिति में है, कौन जनता के लिए काम करने की स्थिति में है। तो वो 1%, एक छोटा परसेंटेज होता है जो शायद आंख बंद करके सिर्फ जाति के नाम पर वोट डाले, लेकिन उसके इतर आज मामला बदल भी जाता है, क्योंकि लोग वास्तविकता की चीज़ को देखते हैं और उनको क्या मिलने वाला है उसको देख के वोट डालते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हैं और कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ जिस तरीके से एक तरीके से 2 पोलो पार्टी बना हुआ है, तो उस तरीके का भी आगे भी लग रहा है। जहाँ तक एक कोई बहुत ही अस्मिता की बात आती है, जैसे हम कहते हैं कि आदिवासी इलाके में बाप आती है या फिर वो क्या है बीटीपी वो आती है, तो वो एक अपनी जातीय अस्मिता से ज़्यादा उनके जीवन की अस्मिता जुड़ी हुई है, उससे जुड़ के अगर आती है तो वो एक अलग तरीके से निकल के आती है। और उसका रिजल्ट भी हमने देखा था कि उन्होंने दोनों ही पार्टियों को एक तरीके से बाहर फेंक दिया उठा के और वो बाहर निकल आए। तो वो एक अलग स्थिति है, लेकिन यहाँ के वोटर्स को आप इस आधार पर आंकेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एक तरीके से अतिशोक्ति होगी कि हम उस आधार पर जीत जाएंगे। आरएलपी और एसपी का अगर जुड़ना दलितों के लिए कितना फायदेमंद है सामाजिक स्थिति के आधार पर? एसपी का तो यहाँ पर क्या ही बोलबाला है, तो आप उनको जुड़ना या दलितों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो दलित के प्रतिनिधि तो चारों तरफ बैठे हैं ना,
ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने दलितों को प्रतिनिधित्व दे दिया और बाकियों ने नहीं दिया। उतनी ही तादाद में, उतनी ही और बड़ी संख्या में, ना तादाद में, बड़ी संख्या में कांग्रेस और बीजेपी के पास दलितों के अपने मोर्चे बने हुए हैं, विंग बनी हुई है, उनमें अध्यक्ष फलाना ढीमका व्यवस्थाएं सब बनी हुई है और इवन उसके लाभ भी दिए हुए हैं। तो ऐसी सूरत में आप बना भी लोगे तो दे क्या पा रहे हो, सिर्फ नाम के अलावा वास्तव में क्या दे पा रहे हो? इवन उन अध्यक्षों को नाम के जो हैं वो सिर्फ अभी आपके लिए चुनाव के लिए एक बैसाखी हैं, उसके बाद तो कोई शायद उनको पूछता भी नहीं है। कब आते हैं वो लोग जो वो कुछ बना पाएंगे? उनके बड़े लीडर कब आके राजस्थान के अंदर कोई बड़ा ऐसा उनके लिए हितधारी काम करके चले गए या उनकी आवाज़ उठा के चले गए राजस्थान में पिछले 5 साल में? तो उनका यहाँ आना ये सिर्फ राजनीति के अंदर एक तरीके से चांस लेने वाली बात है। अच्छा ये आ जाए, वो आ जाए, अच्छा ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, जुगाड़ हो जाए, जुगाड़ से हम निकाल लेंगे। जुगाड़ से ही अगर राजनीति जीत जाते तो शायद हर छोटा मोटा व्यक्ति सोचेगा मैं ही जुगाड़ बना लूँगा। मुझे तो ये कम लगता है। मेरा यही सवाल ओम सिंह जी से है। ओम सिंह जी, दलित और जाट अगर मिलकर साथ में चुनाव लड़ते हैं, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, दलितों की सोशल स्टेटस पर कुछ फर्क पड़ता है इससे? नहीं, देखिए सोशल स्टेटस मैंने आपको बताया, खेतिहर जातियाँ जब नेतृत्व में आई जागीरदारी और राजशाही की समाप्ति के बाद में, तो ये इनके साथ में जुड़े हुए थे। आज की तारीख में 10% के करीब तो जाट हैं और 18% के करीब ये दलित हैं। इनमें से 76 लाख ऐसे हैं जिनको देख कर के आज़ाद ने अपना फैसला किया है कि हमें जाटों के साथ में जुड़ के और एक ताकत बननी चाहिए। लेकिन उनका अपना ईगो अलग है, ये वो मिजाज से वाकिफ़ नहीं है। मेरा सा ख्याल है कि राजस्थान में हमारे लोगों के मिजाज बहुत अलग किस्म के होते हैं और वो मिजाज कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि और बदलने के बाद में फिर जो बात होती है वो बहुत अलग होती है। वो जो खेतिहर जातियाँ भी अपने उसमें हुई थी, उसको इकट्ठा करने के लिए एक वक्त में कुंभाराम चौधरी ने नारा दिया था कि जाट की बेटी, जाट का वोट, जाट के लिए। तब खेतिहर जातियों में चूँकि एक अलगाव हो रहा था, तो जाटों को एकजुट करने का एक सिलसिला था। ऐसा कोई सिलसिला तो बन नहीं रहा है इसमें दलितों का और जाटों के एक सेक्शन है। ये शेखावाटी के सारे जाट नहीं है, या मारवाड़ के सारे जाट नहीं है, या ढूंढाड़ के सारे जाट नहीं है, और वो एक बहुत लिमिटेड एरिया में बना करके चल रहे हैं। और पिछला इतिहास बताता है, हमारे देखते देखते पिछले 5 बरस 10 बरस का जो इतिहास है, घनश्याम तिवारी का हास्य हमने देखा है, किरोड़लाल मीणा का हास्य हमने देखा है, और ऐसे ही और कई नाम हैं जिनको कि आप देखें तो इसमें ये उग नहीं पाते हैं। ये जो वटवृक्ष हैं दो, भारतीय जनता पार्टी के रूप में और कांग्रेस के रूप में, तो दूसरी उस तरीके से निकल नहीं पाते। वो एक जब नया ताज़ा पौधा होता है तो लगता है इस बड़े भविष्य की बड़ी कल्पना है, लेकिन उसके पास में खाद पानी नहीं है उतना ही, और न इनके पास में उस तरीके का प्रोग्राम आपको अट्रैक्ट करे। देखिए, आप पार्टी का उदय हो गया दिल्ली के अंदर सफाई के सारे सिलसिले को लेकर, एजुकेशन के सिलसिलों को लेकर, ये इन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं बनाया। इन्होंने तो ये कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों भ्रष्ट हैं, ऐसे में आप हमें वोट दो। आप क्या हैं साहब? तो आपको बताना चाहिए कि हम ये हैं। ये बोलते हैं किसान है, युवा है और दलित है, इन 3 का कंपोजिशन है हमारा, तो वो तो उनके पास में भी है, उपलब्ध है। तो ये कोई बात अभी दम नज़र नहीं आ रहा कि सारा क्या, और शायद ये जो वंचितों का अगर कहीं इनके साथ में जुड़ाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो वंचित रह जाते हैं उनका जुड़ाव हो, तो शायद कोई हैसियत बन सके। अभी नहीं कह सकते कुछ भी कि इनकी कोई हैसियत है, ऐसा नहीं। राजीव जैन साहब, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अगर बात हो रही, थर्ड फ्रंट जैसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मगर जो भी अदर्स की बात हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा बात हो रही है आरएलपी की, आईएसपी के जो गठबंधन की है। राजस्थान में और भी पार्टियां हैं, वो अपनी हैसियत क्यों नहीं बना पा रही हैं? देखिए, राजस्थान का जो मूल नेचर है मतदाताओं का, वो कांग्रेस और भाजपा का ही है। दोनों के बीच ही सीधा मुकाबला होता है, तो आम जो मतदाता है वो उन दोनों की तरफ ही आकर्षित होता है। लेकिन आप पिछले जितने भी चुनाव हुए उनका इतिहास देखें तो 10% सीटों पे जो निर्दलीय या अन्य दल जिसको कह सकते हैं वो सब आते हैं। 200 में से 10 या 20 सीटें निकालते हैं, तो 180 सीटों पर तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच करीब करीब है। 20 सीटें तो अन्य दल जो भी हैं, जिसमें निर्दलीय, आरएलपी जो नई पार्टी उभरी है, वो कितना अब कर पाती है, ये देखने वाली बात है इस चुनाव में। तो वो एक
आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल संयोजक है उन्होंने एक नई चीज़ भी दी है कि 25 साल से राजस्थान में गहलोत और वसुंधरा एक दूसरे का राज बदलते बदलते रहते हैं। तो एक वर्ग ऐसा भी हो सकता है जो इन दोनों से नाराज हो, तो वो कहीं तीसरे फ्रंट की तरफ पर उनकी संख्या बहुत कम होगी, लेकिन वो सीट जीत जाएं ऐसा नहीं है, लेकिन वोट कहीं उनको हासिल भी हो सकता है इस नाम पर भी। तो अब दूसरी तरफ एक जो मैं तीसरे फ्रंट पे जो मजबूत दल देखता हूँ वो बसपा ही देखता हूँ, क्योंकि पूर्वी राजस्थान और कुछ इलाकों में उनके पास ऐसे उम्मीदवार आ जाते हैं जो खुद का वोट और बसपा का वोट जोड़ के आ जाते हैं। 6-7 एमएलए हमेशा बसपा के आए हैं, पिछले 4-5 इलेक्शन का हम देखे हैं एनालिसिस। तो निश्चित रूप से बसपा ही थोड़ा आगे रहेगी इन दलों में। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीएम है, वो भी 3 तक सीटें लाई है 2003 के चुनावों में, जब भाजपा की 163 सीटें आई थी, जब सीपीएम की 3 सीटें आई थी। तो इस तरीके से ये जो स्थापित दल है, जैसे बसपा है, सीपीएम पुराने हैं, इनकी संख्या ही ज़्यादा रहेगी। अब आरएलपी कितना लाती है ये उसके ऊपर है निर्भर कि वो अपनी जगह कितना बना पाती है। पिछली बार भी हुआ था कि 13 निर्दलीय जीते थे बगावत करके, और वो शायद इन पार्टियों से ज़्यादा एमएलए निर्दलीय जीते थे अदर पार्टी के मुकाबले। इस बार भी जिस तरह की बगावत फिलहाल ही देखने को मिल रही है बीजेपी के अंदर, अभी तो 76 टिकट बाकी हैं, कांग्रेस में आधे टिकट बाकी हैं, और इतनी बगावत दिख रही, क्या लग रहा है इस बार भी निर्दलीय ज़्यादा होंगे तीसरी अदर्स के मुकाबले? ये अभी कहना जल्दीबाजी है, क्योंकि अभी टिकट आएंगे, कितने और बगावत करते हैं। लेकिन ये तय है कि पिछली बार जैसे 22 कांग्रेस के बागी थे, तो जहाँ सत्ता आती दिख रही थी कांग्रेस की, इसलिए वहाँ बगावत ज़्यादा थी, और 22 बागी हुए थे, उसमें से 11 जीते थे, 2 भाजपा के बागी थे, जो ओम प्रकाश उडला और किशनगढ़ के सुरेश मोदी, वो जीते थे। लेकिन सबने कांग्रेस सत्ताधारी दल के साथ गए थे। अब भी जो बगावत हो रही है, जैसे आपने ही कहा कि भाजपा में ज़्यादा हो रही है, तो आएंगे बगावत करके, उनमें से कितने आएंगे, आधे आएंगे या कितने, वो एक 3 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन वो जो भी आएंगे वो सत्ताधारी दल के साथ ही जुड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, जो मेरा मानना है। और निश्चित रूप से बगावत जो हो रही है, पिछली बार कांग्रेस में ज़्यादा हुई थी, इस बार भाजपा में ज़्यादा हो रही है। तो इससे बहुत से राजनीतिक विश्लेषक ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि भाजपा, मैंने तो अभी चुनाव जो टिकटों से पहले भाजपा और कांग्रेस के दफ्तरों के चक्कर भी काटे थे, तो दोनों में भाजपा के दफ्तर में सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आती है, क्योंकि मेरे ऑफिस के सामने भाजपा का ऑफिस है, जितनी भीड़ वहाँ नज़र आती है। और कांग्रेस के जो 2 दफ्तर बना रखे थे इन्होंने, वार रूम और एक पीसीसी जो पुराना मुख्यालय है इनका, वहाँ इतना कोई जमावड़ा भी नहीं था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आज से 6 महीने पहले स्थिति थी कि एक तरफा चुनाव लग रहा था, लेकिन बजट के बाद मुख्यमंत्री ने जिस तरीके की योजनाएं दी, गारंटी योजनाएं दी, महंगाई राहत कैंप लगाए जिसमें वो खुद गए, तो उनके जाने का असर पड़ा, भीड़ भी आई, एक सरकारी माहौल, सरकारी प्रचार तंत्र ने उनको एक बराबरी की टक्कर में ला खड़ा किया एक माहौल में। लेकिन अब ये नतीजे ही बताएंगे कि वो माहौल है या वास्तव में जनता उनकी गारंटियों पर विश्वास कर रही है, या उनके जो इस जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर कितना भरोसा वो जता रही है, ये समय बताएगा। राजीव जैन साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल बराबरी के मुकाबले पे लाके खड़ा कर दिया, ऐसा माहौल है। आपको लगता है कि यदि क्लोज फाइट होती है, रिजल्ट क्लोज रहते हैं, उसके बाद का जो मैनेजमेंट होगा, रिजल्ट के बाद का समर्थन जुटाने का, बीजेपी की उसमें मास्टरी रही है, कई राज्यों में उसने साबित किया है, कम सीटों के बावजूद सरकार बनाकर। मगर सामने अशोक गहलोत हैं जो विधायकों को जोड़ना जानते हैं, सरकार को बचाना जानते हैं। क्या मुकाबला होगा? देखिए नवीन जी, मुकाबले का नतीजा क्या होगा ये तो 3 तारीख को पता पड़ेगा। पर हाँ, इस बार मुख्यमंत्री ने प्रचार तंत्र में, पहले भी कह चुका हूँ, भाजपा को बहुत पीछे रखा है। इस बार अशोक गहलोत 21 से, भाजपा प्रचार के मुकाबले में 19 से, पहली बार उन्होंने इतना प्रचार किया, अपने 4 दशक का पूरा एक्सपीरियंस एक साथ लिया है। पर प्रचार के परे कांग्रेस में कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री खुद ये मान चुके हैं कि हमारे विधायकों के खिलाफ नाराज़गी है, और अभी तक जो लिस्ट आई उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, और फिर भी 95 में से 21 के खिलाफ विरोध चल रहा है। और भाजपा में 124 सीटें आ गई है, उधर 36 में विरोध चल रहा है। तो विरोध भी बराबर है। पर एक बात आप ये तय रख लीजिए कि नतीजा स्पष्ट आएगा। राजस्थान की जनता में वो जो तासीर है वो इस तरह की नहीं है कि हम मिक्स बैग दे दें या किसी को इतनी पावर दे दें। नतीजा क्लियर आएगा। मार्जिन उतनी बड़ी हो या नहीं हो, ये देखने लायक बात है। और एक बात और आप देखिए, जिस तरह हमने दोनों लिस्टों की बात करी, कांग्रेस में बिखराव होना शुरू होता दिख रहा है। 95 में से 21, जबकि उन्हीं लोगों को रिपीट किया गया। अब आज की खबरें आ रही है कि बजरंग पूनिया और एक कोई और
एकोमोडेट हो जाएंगे और उनमें से एक को शायद झोटवाड़ा की सीट मिल जाए। तो जो वर्कर था, जो काम कर रहा था, आप उसी में फाइट देखिए। बसपा से जो कांग्रेस को हरा के आया, आपने उसको सीट दे दी, जो सिंबल लेके खड़ा था उसको नहीं दे पाए। तो ये उनके कंपल्शंस हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जो जारी करी उसमें 41 में से एक ही सीट उनके पास थी, 40 हारे हुए थे। जम के प्रयोग किया, 29 सीटों पे प्रयोग कर लिया। जिनको दिल्ली से दूर करना था उनको यहाँ उतार भी दिया, माहौल बनाया। पर जब देखा बात नहीं बन रही और जिस वसुंधरा राजे को 4 साल 10 महीने तक किनारे रखा, उनको वापस एकोमोडेट कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा इकट्ठा कर रही है, वहीं कांग्रेस में बिखराव की शुरुआत है। पर जनता वोट देगी। अब देखते हैं कि इतना बड़ा प्रचार तंत्र जो चला, क्या वो वोट में तब्दील हो पाता है? ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक कोर वोट बैंक नहीं है। और पिछला मुकाबला अगर हम याद करें तो 0.5% इधर उधर में गेम चेंज हुआ था। तो मुझे लगता है रिजल्ट जो भी आएगा क्लियर आएगा। मेरे कल्ला जी ने कहा रिजल्ट क्लियर आएगा। एक छोटी सी टिप्पणी, तीनों से आपसे बात करेंगे। रिजल्ट क्लियर आएगा या तीसरी शक्ति के लिए कोई स्पेस रहेगा? नहीं, रिजल्ट बिल्कुल क्लियर आएगा। जैसा कल्ला जी ने कहा, मैं भी इससे सहमत हूँ पूरी तरीके से। और मतदान से पहले यदि ये किसी पार्टी के पक्ष में हो गया कि ये सत्ता में आ रही है, तो आप उसकी सीटें 120, 125 से ऊपर जाते हुए भी देख सकते हैं। कमल जी, क्या लगता है आपको? आप कहना चाहेंगे कौन जीत रहा है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या तीसरी शक्ति के लिए कोई स्पेस बचता है अदर्स के लिए? सरकार के बाद कोई उनकी रिजल्ट आने के बाद उनकी कोई भूमिका बनती दिखती है? देखिए, कांग्रेस की अगर अपन स्थिति देखें तो दोनों ही बार जब गहलोत साहब मतलब पहला चांस छोड़े हैं, तो अगर दूसरी और तीसरी बार जब वो सरकार बना पाए, एक बार 99 और एक बार 104 या 103 ऐसा कुछ था, तो बहुत करीब आके उन्होंने सत्ता को हासिल किया। तो जो अगर स्थिति बन रही है, तो इसमें अभी की जो स्थिति बन रही है उसमें बहुत साइलेंट, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कि एक तरफ लहर चल रही है या एक तरफ बिल्कुल एंटी इनकमेंसी चल रही है या एक तरफ जो है वो बहुत ही प्रचंड बहुमत होने की संभावना चल रही है। बहुत साइलेंट। तो इसलिए ये एकदम से कहना कि साहब किसी की ज़रूरत पड़ेगी किसी को या नहीं, ये मुझे लगता है अभी जल्दी है, क्योंकि बहुत साइलेंट चला है और अभी भी साइलेंट चल रहा है। और साइलेंट की हालत ये है कि 6 तारीख को लास्ट है नॉमिनेशन, और अभी तक दोनों की एक लगभग 150 सीट अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हुई लगभग। शुक्रिया कमल जी। आप दो कह रहे हैं कि क्लियर आएगा, कमल जी शायद नहीं कहना चाह रहे हैं। ओम सैनी जी, क्या लगता है तीसरे थर्ड फ्रंट के लिए या तीसरी शक्तियों के लिए कोई स्पेस बनेगा रिजल्ट के बाद? देखिए, मुझे स्पष्ट लग रहा है कि खैर भारतीय जनता पार्टी का तो चांस देख ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस एटलीस्ट 130 सीट हासिल करेगी, अगर उसकी जो गारंटी है, ये जो उसके हेल्थ की जो बात है, जो ये जो क्या कहते हैं, जो ओल्ड पेंशन की बात है, ये जो गारंटियाँ अगर कारगर है, तब तो कांग्रेस क्लियर कट मेजोरिटी के साथ में आएगी सारी लड़ाइयों के बावजूद। और अगर वैसा नहीं होता है तो फिर वही एक घिचपिच देखने को मिलेगा कि किसी को बीएसपी से लिया, किसी को आरएलडी से लिया, किसी को उससे लिया। लेकिन मुझे लगता है कि क्लियर कट मेजोरिटी वाला सीन सामने होगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर वसुंधरा जी एक्टिव हो गई, जैसा कि मुझे लग नहीं रहा कि वैसी एक्टिव है, बाकी तो 2-4 दिन में पता लग जाएगा। अगर वो एक्टिव हो गई तो फिर मैं समझता हूँ कि मुकाबला कांटे का होगा। फिर सहज नहीं है इतना जितना कांग्रेस सोच रही है कि हमारे को इतना हासिल हो जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थर्ड फ्रंट पे हम बातचीत कर रहे थे। 2 गेस्ट को लगता है कि थर्ड फ्रंट के लिए स्पेस बिल्कुल नहीं बनेगा। चर्चा जितनी हो रही उससे भी ऐसा नहीं लगता है कि थर्ड फ्रंट के लिए कोई स्पेस होगा। जो मुकाबला दिख रहा है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है। फिर भी जो भी रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर तक हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद ही पता चलेगा थर्ड फ्रंट की क्या स्थिति है। नमस्कार।